स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें जो क्लास 12 फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है, यानी कि उपसंयोजन यौगिक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में, और बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर स्कोर करने वाला है। ठीक ना, 8-10 नंबर नहीं, कम से कम ये जान लो कि ये इतना फिक्स है कि 6 से 8 नंबर तो फिक्स है। 6 से 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में आना इस चैप्टर से फिक्स है। कम से कम 6 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक ना, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक, ये चैप्टर कौन सा है? उपसंयोजन यौगिक। बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक ना, स्टार्ट किया जाए क्लास को। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? बताइए कौन चैप्टर है? उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक क्लियर दिखाई देना चाहिए आपको ना। चलो ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपके सामने देखिए डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है आपको बता दें। पहली बात तो आपको आना चाहिए क्या, होमोलैक्टिक तथा हेटेरोलैक्टिक संकुल क्या है ये पता होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, और इसमें जो है आईपीएससी नाम ये आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक, और उसके बाद जो है उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता, ये सभी समावयवता के प्रकार ही पूरा यहाँ से आता है, ये बहुत जरूरी है। और इधर जो ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आना चाहिए। ये सब चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक, तो अब आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक ना, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, योगात्मक यौगिक क्या होता है। योगात्मक यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो नया स्टाइकियोमेट्रिक या स्टाइकियोमितीय बोलते हैं हिंदी में, पदार्थ या क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं योगात्मक यौगिक। इसका एग्जांपल बहुत है, आपके सामने दिख रहा है K2SO4 प्लस Al2SO4। देखिए इधर लिख रहे हैं, जैसे K2SO4 प्लस का Al2SO4 का होल ट्राइज और प्लस का 24H2O मिलाने पर क्या बन जाता है? फिटकरी। K2SO4 इंटू का क्या बन जाता है? Al2SO4 का होल ट्राइज इंटू 24H2O इंटू 24H2O। इसका नाम क्या है? पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम। इन जनरल हम लोग फिटकरी के नाम से इसे जानते हैं। क्या जानते हैं? फिटकरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है भैया, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल और भी आपके सामने दिख रहे हैं। ये सभी के सभी योगात्मक यौगिक के ही उदाहरण हैं उपसंयोजन यौगिक में। फिर आगे आ गया, देखिए आगे, फिर आगे आ गया कि जो योगात्मक यौगिक है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 द्विक लवण। नंबर 1 क्या? द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या है थोड़ा समझिएगा। जब समान विलायन युक्त दो साधारण लवणों को आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित किया जाता है तो क्या होता है? द्विक लवण प्राप्त होता है। यानी कि जब कोई क्या करे, जब समान विलायन युक्त दो साधारण यौगिक को, जिनके विलायन क्या हो? समान हो, जिनके विलायन क्या हो? समान हो, अगर उनको क्या किया जाए? मिक्स करके और क्या किया जाए? शुष्क होने तक वाष्पित करें, तो जो प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं? द्विक लवण बोलते हैं। ये प्रायः जलयोजित होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं। इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होता है। ये जलीय विलयन में अपने आयनों को पृथक, यानी कि अपने आयनों में टूट जाते हैं। जलीय विलयन क्या करते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। फिर इन लवणों में धातु आयन अपनी समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि धातु आयन जो भी होंगे वो अपनी समान संयोजकता में होंगे। फिर इन लवणों से 3 आयन्स बनते हैं,
दो समान धनायन और एक सामान्य ऋणायन है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या है मोहर लवण। एग्जाम्पल की बात करें, क्या है मोहर लवण। मोहर लवण क्या है, FeSO4 × 24O, सॉरी NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। इसमें क्या है, ध्यान देखिएगा, FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस × SO4 और × का 6H2O। इसमें दो चीजें हैं, एक है क्या FeSO4 को तोड़ोगे तो Fe2+ प्लस का SO4 डबल माइनस, फिर उसके बाद NH4 का होल ट्वाइस SO4 को तोड़ोगे, ये हो जाएगा 2NH4+ और प्लस का SO4 डबल माइनस। यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि SO4 यहाँ पर भी, SO4 यहाँ पर भी। यहाँ पर जो लाइन आप लिखे थे, क्या बोलते हैं, जो ये लवण होंगे इनमें क्या होगा, जैसे FeSO4 है और NH4 का होल SO4 का होल ट्वाइस, इसमें क्या है, जो भी आयंस है इनमें समान है। क्या है, समान है। इसमें देखो पहली लाइन बोल रहा है, जब समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवण को आपस में मिश्रित किया जाता है, तो ये क्या है, समान ऋणायन है कि SO4 है, समान ऋणायन है, तो इनको अगर मिश्रित किया जाता है तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, द्विक लवण कहलाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं ना। ठीक, अब दिख रहा होगा। तो हाँ, बात कर रहे थे क्या, समान ऋणायन युक्त जो हमने तोड़ा, FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 प्लस 2 का और SO4 डबल माइनस, इसमें भी SO4 डबल माइनस, दोनों के दोनों क्या है, समान ऋणायन है, इसलिए क्या ये द्विक लवण है। ठीक, फिर उसके बाद द्विक लवण का एग्जांपल है मोहर लवण, आपके सामने था, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 2+ NH4 SO4 डबल माइनस, ये क्या है ऋणायन। इनका और भी एग्जांपल है मोहर लवण के अलावा क्रोम एलाम, फेरिक एलाम, पोटास, पिपरिक, कार्बोनेलाइट, ये सभी क्या है, द्विक लवण के उदाहरण ही है। ठीक, इनको तोड़ोगे तो KCl में Cl, MgCl2 में Cl2, समान ऋणायन। इसमें तोड़ोगे तो SO4 मिलेगा, SO4 मिलेगा, इसमें तोड़ोगे SO4 मिलेगा। ठीक, इसमें भी SO4 मिलेगा, SO4 मिलेगा। ये सभी क्या है, द्विक लवण के उदाहरण है, जिसमें क्या होंगे, ऋणायन समान होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विक लवण कहेंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, और देखो ये क्या है, द्विक लवण है, द्विक लवण परीक्षण आयन से बोल रहे हैं, ठीक ना, वही कार्बोनेलाइट वगैरह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, नंबर 2 संकुल आयनता उत्सर्जक यौगिक। संकुल आयनता उत्सर्जक यौगिक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जो योगात्मक यौगिक है क्या है, द्विक लवण है, और एक क्या है, एक क्या है, संकुल यौगिक तथा उत्सर्जक यौगिक। यही आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यही पूरा वेटेज रखता है। ठीक ना, यही इसका क्या है, पूरा वेटेज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक ना, तो देखिए कैसे बनता है, समझते हैं एक चीज को। इनका निर्माण ठीक उसी प्रकार से, इनका निर्माण ठीक उसी प्रकार से होता है। ठीक किस तरह से, जिस प्रकार द्विक लवणों का होता है। ठीक ना, इसको क्या करते हैं, एक बीकर में पोटेशियम साइनाइड एवं फेरस साइनाइड के जलीय विलयन को मिश्रित करके शुष्क होने तक वाष्पीकृत करने पर जो संकुल बनता है योगात्मक होता है और यह उपसंयोजक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। एक एग्जांपल की बात कर रही है कि क्या किए हैं, KCl ले लें, ठीक ना, प्लस क्या ले लें, Fe और Cl का होल ट्वाइस, तो इसको अगर मिला दें तो ये क्या बन जाता है, K4 FeCl का होल 6, इसके 4 नाम ले लिया गया है। तो ये जो बन गया इससे क्या बोलेंगे, इसे उपसंयोजक यौगिक बोलेंगे, उपसंयोजक
संयोजक, उपसंयोजक यौगिक बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसे? उपसंयोजक यौगिक बोलेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। आगे देखो फिर क्या करना है कि जब किसी उपसंयोजक यौगिक को जल में घोला जाता है तो ये सिर्फ 2 आयन देते हैं। जल में घोला जाता है तो कितने आयन देंगे? 2 आयन। जैसे कि कह रहा है एक साधारण धन आयन और एक संकुल ऋण आयन। एक साधारण क्या होगा? धन आयन और एक संकुल ऋण आयन। जैसे मान लो कोई भी हम लेते हैं एक एग्जांपल K4 FeCl6, तो इसे तोड़ेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा? 4K प्लस और प्लस का FeCl6 माइनस, ठीक ना। तो ये क्या हुआ? एक ये धन आयन हो गया, ये क्या धन आयन हो गया, और ये क्या है? संकुल ऋण आयन। ये क्या है भैया? संकुल ऋण आयन है, ठीक ना। क्या है? संकुल ऋण आयन। तो पहले लाइन नहीं कह रहा है, ठीक ना। संकुल धन आयन, पहले लाइन क्या कर रहा है? साधारण धन आयन और संकुल ऋण आयन। तो ये साधारण धन आयन और ये संकुल ऋण आयन। फिर क्या ये हो सकता है कि एक संकुल धन आयन हो और सामान्य ऋण आयन हो। इसका भी एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। इसका भी एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CONH3 का होल 6 इंटू Cl3। इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जा रहा है? इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा CONH3 का होल 6, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस 3Cl माइनस, इस पर प्लस। तो ये क्या हो गया? ये संकुल धन आयन है। ये क्या है? संकुल। संकुल कैसे जानेंगे? कॉम्प्लेक्स वाला चिन्ह रहेगा, इसे क्या बोलेंगे? संकुल बोलेंगे। ये संकुल धन आयन हो गया। ये क्या हो गया? सामान्य ऋण आयन हो गया। सामान्य ऋण आयन हो गया, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले। तीसरा क्या है? एक संकुल धन आयन और एक संकुल ऋण आयन, यानी कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए कि जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी दिया गया है इसको तोड़ेंगे, संकुल धन आयन भी हो संकुल ऋण आयन भी हो, संकुल धन आयन भी हो संकुल ऋण आयन भी हो। देखो इधर जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या है? CONH3 का होल 6 और CrCl का होल 6। CONH3 का होल 6 और CrCl का होल 6, ठीक ना। इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? ये दे देगा आपको CONH3 का होल 6 प्लस और दे देगा CrCl का होल 6 माइनस। तो दोनों के दोनों क्या है? ये संकुल क्या है? संकुल धन आयन है, ठीक ना। और ये क्या है? ये क्या है? संकुल ऋण आयन है, संकुल ऋण आयन है, ठीक ना। संकुल धन आयन और संकुल ऋण आयन है। ये क्या होगा? थर्ड वाला था। इसके पहले जो बताया यहाँ पर किनारे बताया है, यहाँ पर जो लोग जैसे क्या था? K4 FeCl6, ठीक ना। ये क्या था? इसको तोड़ते थे तो 4K प्लस और क्या मिल जाता था? FeCl6 माइनस। ये क्या होगा? ये सामान्य धन आयन हो गया। क्या? सामान्य धन आयन हो गया, ठीक ना। और ये क्या हो गया? संकुल ऋण आयन, संकुल ऋण आयन। क्या हो गया? संकुल ऋण आयन। और जो है सेकेंड वाला क्या बताया था कि जैसे एग्जांपल की बात करें तो CONH3 का होल 6 Cl3, इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाता है CONH3 का होल 6 प्लस में और 3Cl माइनस में। तो ये क्या हो गया? आपके सामने दिख रहा है, ये संकुल धन आयन है। क्या है? संकुल धन आयन है, कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है? सामान्य ऋण आयन है। क्या है? सामान्य ऋण आयन है, ठीक ना। तो ये
सामान्य ऋणायन है। तो ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। क्या? जब संकुल धनायन संकुल ऋणायन होगा, दूसरा जब धनायन सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन होगा, और फिर जब संकुल धनायन और सामान्य ऋणायन होगा। 3 प्रकार के उपसंयोजन यौगिक आप लोग में ये यौगिक वो आपके सिलेबस में क्या है पाए जाएंगे, और इतने होते भी हैं, ये नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात करें उपसंयोजक यौगिक कहते किसे हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक ना, जब 2 अस्थायी आणविक यौगिकों के संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक जिनमें इनकी पहचान ठोस विलयन अवस्था में बनी रहती है, इसके गुण क्या होते हैं? अयौगिक कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इन सिंपल एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन सिंपल ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि उपसंयोजक यौगिक क्या होता है? उपसंयोजक यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होता है? ठीक ना, कभी भी कोई पूछ ले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। वे यौगिक जो क्या होंगे? वे यौगिक जो क्या होंगे? उपसंयोजक बंध से उपसंयोजक बंध से बने होते हैं। उपसंयोजक बंध से बने होते हैं। उपसंयोजक बंध से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे आपका ये NH3 है, ठीक ना, तो NH3 है, नाइट्रोजन क्या करता है? इन सिंपल जैसे हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रहता है, कोई हाइड्रोजन इसके पास आया, ठीक ना, प्लस, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक ना, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या होगा? तो क्या होने वाला है? ये NH और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? उपसंयोजक बंध क्या बन जाएगा भैया? उपसंयोजक बंध बन जाएगा। तो उपसंयोजक बंध बन जाएगा, तो ये जो भी यौगिक बनेंगे इससे ये क्या होंगे? उपसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। यानी कि इन सिंपल क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं उपसंयोजक बंध क्या है, जब कोई परमाणु अपना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को देकर के उससे बंध बनाता है तो वो क्या कहलाता है? उपसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एक आवारा कण होता है, हाइड्रोजन क्या आवारा तत्व है, कुछ नहीं इसके पास, प्लस है, बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करके ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इससे क्या करेगा? बंध बना लेगा, और जब बंध बना लेगा तो क्या करेगा? ये बंध कैसे बनाएगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बंध बना लेगा, और ये बंध क्या कहलाएगा? उपसंयोजक बंध कहलाएगा। और इसी तरीके से उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? जो उपसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं वो उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? दिया है उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सब का विशेष कोई मतलब नहीं है, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। हम लोग केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ज्यादातर। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नीचे कर देते हैं पूरा। जिसको नोट्स की जरूरत है वो बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर ले। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि
द्विक लवण किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए, पूछ सकता है बोर्ड में। द्विक लवण क्या होता है? ऐसे लवण जो क्या होंगे, ऐसे यौगिकों से बने होंगे जिनमें क्या होंगे, समान ऋण आयन होंगे। क्या होंगे? समान ऋण आयन होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? द्विक लवण बोलेंगे। आपके सामने हमने एग्जाम्पल करा रखा है पहले। फिर उसके बाद दूसरा क्या, संकुल यौगिक किसे बोलेंगे? समझाइए। तो संकुल यौगिक हमने आपको बताया विस्तार से, ठीक ना। फिर उसके बाद निम्न यौगिकों को साधारण लवण, द्विक लवण और संकुल यौगिकों में छांटिए। कौन सा साधारण लवण है, कौन सा द्विक लवण है, कौन सा संकुल यौगिक, ये छांटना है। जैसे साधारण है, ठीक ना, ये द्विक है, Cl है, Cl2 समान ऋण आयन है, ठीक। और ये क्या है? संकुल यौगिक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा डिब्बा वाला, अगर आपको ऐसे दिख गया, ऐसे ही बड़ा डब्बा वाला, इसे बड़ा ब्रैकेट आप लोग बोलते हो, ये चीज दिख गया तो जान लेना क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन संकुल यौगिक है, ठीक। आगे देखो, आपके सामने बहुत सारे यौगिक दिए गए हैं, इनके सूत्र वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना, आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, उपसंयोजन यौगिक से संबंधित प्रमुख शब्द एवं उनकी परिभाषाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है उपसंयोजन यौगिक से। तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे कभी भी उपसंयोजन यौगिक जो है, उपसंयोजन यौगिक, उपसंयोजक यौगिक जो है, ये इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, जैसे यम होगा, फिर उसके बाद यहाँ सी हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, यल हो सकता है, यहाँ यन हो सकता है, यहाँ टी हो सकता है, इसमें प्लस माइनस यन हो सकता है, ठीक। जनरल फॉर्म यही है। इन जनरल फॉर्म क्या है इसका, यही है, ठीक। अब इसमें क्या चीजें क्या है, ये आपको समझाते हैं। क्या चीजें क्या है, ये ध्यान देखना। सबसे पहले के पर क्या है, के का मतलब है केटायन। क्या? केटायन, हिंदी में बोलते हैं धनायन, ठीक ना। और फिर उसके बाद ये क्या है, यम पर क्या है, सेंट्रल मेटल। क्या? सेंट्रल मेटल, यानी कि केंद्रीय धातु। क्या है? केंद्रीय धातु है, ठीक ना। फिर उसके बाद ये यल क्या है, यल क्या है, लिगैंड। क्या है भैया? लिगैंड, लिगैंड। फिर ये यन क्या है, यन है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या, ठीक। और ये ए क्या है, एनायन। क्या है? एनायन, एनायन यानी किसे बोलते हैं, ऋण आयन, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं। और ये यन क्या है, ये यन क्या है, आवेश की संख्या, मतलब जो भी उस पर रहेगा आयंस की संख्या। आयन ये कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, आयन कुछ भी हो सकता है। और जो ये बड़ा ब्रैकेट है, जो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये क्या है, ये ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हिंदी में समन्वय, समन्वय मंडल। क्या? समन्वय मंडल। तो जनरल जो है उपसंयोजन यौगिक का यही स्ट्रक्चर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना।
ये इन जनरल यही फॉर्म होता है। अब आगे देखते हैं। इस पर ध्यान दो ना। तो इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, हमने आपको बताया ना, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु आयन बोलो, परमाणु बोलो। तो जिस धनायन या उदासीन धातु परमाणुओं से दो या दो से अधिक उदासीन अणु या ऋणायनों से उपसंयोजक बंध से बंधित होता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, केंद्रीय आयन कहलाता है। यही जो हमने आपको बताया, ये क्या होगा, यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये केंद्रीय धातु आयन बोलो या सेंट्रल मेटल बोलो, ये क्या होता है, लिगैंडों से जुड़ा होता है या ऋणायनों बोलो उनसे जुड़ा होता है। ये क्या होगा, जो लिगैंड है उदासीन भी हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, धनावेशित हो सकता है, इन सब से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो सिंपल केंद्रीय धातु आयन क्या है, जो कई उदासीन अणुओं या ऋणावेशित अणु या धनावेशित अणु से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। तो आगे चलते हैं। केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही की तरह व्यवहार करता है। केंद्रीय धातु आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही यानी कि इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, ये ग्रहण करता है। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब क्या आ गई, लिगैंड क्या है, लिगैंड क्या है, ध्यान देखिएगा। लिगैंड, लिगैंड क्या है, लिगैंड लिगैंड क्या होता है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो क्या होगा, जो जो केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, ठीक ना, क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता है, लिगैंड कहलाता है, ठीक, क्या कहलाएगा भैया, लिगैंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, लिगैंड कहलाता, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करें जो लिगैंड होता है वो कैसा, किस तरह से होता है, जो लिगैंड होता है, लिगैंड, लिगैंड तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक क्या होते हैं, ऋणावेशित, कैसे होते हैं, ऋणावेशित, यानी कि क्या बोलते हैं, निगेटिव जिसे बोलते हैं। एक निगेटिव होता है, एक धनावेशित, क्या धनावेशित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक ना। और एक क्या होता है, उदासीन, क्या उदासीन होता है, जैसे बोल इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक ना। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और सारे बहुत सारे हैं इसमें, जैसे NO2+, ठीक ना, NO+ करके इस तरीके से होता है। इसमें न्यूट्रल में जैसे NH3 और H2O, ये सभी क्या है, उदासीन लिगैंड होते हैं। क्लियर ना, किसी को दिक्कत नहीं होती। चला जाए आगे, आगे चले। अब देखिए, ये लिगैंड पढ़ रहे थे ना। अब लिगैंड देखो, वे एक परमाणु या परमाणुओं का समूह, क्या वे एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, परमाणुओं का परमाणु समूह होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, लिगैंड कहलाते हैं।
तो वही बात हुई, जो क्या होंगे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं और क्या होता है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से वही जुड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकेंगे, क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वही जाकर के उससे जुड़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु भी कहते हैं। लिगैंड मुख्यतः प्रकार क्या है, हमने तो आयंस के आधार पर आपको 3 प्रकार बताया, धनायन, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगैंड, और ये क्या है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके आधार पर क्या है इनके लिगैंड के प्रकार है, ठीक, लिगैंड के प्रकार है। तो सबसे पहले लिगैंड के प्रकार क्या है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगैंड को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक ना। कैसे, सबसे पहले क्या है एक दंतुक लिगैंड, यूनिडेंटेड लिगैंड जिसे बोलते हैं, वह लिगैंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, एकल दंतुक लिगैंड कहलाता है, ठीक। जैसे Cn है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, H2, ये सभी क्या है एक दंती लिगैंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं एक दंती लिगैंड कहलाते हैं, और ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे भी हमने आपको बताया था ना, जो लिगैंड है, लिगैंड मुख्यतः क्या होंगे 3 प्रकार के होंगे, जैसे लिगैंड मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, एक तो क्या है एक दंती, क्या एक दंती होगा, ठीक, और दूसरा क्या हो गया द्विदंती, ठीक है, और तीसरा क्या है बहुदंती। तो जो एक दंती लिगैंड है ये क्या होता है जिसमें केवल एक परमाणु क्या होता है इलेक्ट्रॉन को देता है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और उदासीन होता है, क्या उदासीन, ठीक ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, और द्विदंती लिगैंड भी इसी तरीके से 3 प्रकार के होंगे, ठीक ना, इस तरीके से 3 प्रकार होंगे, ये भी इसी प्रकार से 3 प्रकार के होंगे। तो एक दंती, द्विदंती और बहुदंती लिगैंड होते हैं। इसमें क्या है कि निगेटिव, पॉजिटिव, उदासीन हमने आपको बता ही दिया। आगे देखो, यहाँ है सबसे पहले उदासीन एक दंतुक लिगैंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिगैंड और धनात्मक एक दंतुक लिगैंड। उदासीन एक दंतुक लिगैंड क्या है, इन लिगैंडों पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक, इनके नाम में कोई लाक्षणिक समापन नहीं होता, ठीक, इनके नाम में कोई क्या होता है लाक्षणिक समापन नहीं होता। इधर से कोई एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, क्या है नेम ऑफ न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड के नाम, फार्मूला, चार्ज, ठीक ना। तो जैसे अमोनिया है NH3, वाटर H2O, फास्फीन PH3, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, प्रीडीन, ठीक ना, और यूरिया, इस तरीके से बहुत सारे हैं, 3-फिनाइल फास्फीन, बहुत सारे उदासीन क्या है लिगैंड है। नंबर 2 क्या आ गया, ऋणात्मक एक दंतुक लिगैंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिगैंड जो क्या होते हैं O से समाप्त होते हैं। देखो पहचानने का तरीका क्या होंगे, O से समाप्त होंगे, जैसे इस पर क्या है हाईलाइट है, तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक ना, जिनके अंतिम में क्या होगा O होगा, वो क्या होंगे ऋणात्मक एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो एग्जांपल जैसे OH हाइड्रोक्साइडो, साइन, साइनो, और NC आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्रो, ये देखो एक होता है O नाइट्रो, एक होता है N नाइट्रो, ठीक है, एक साइनाइट्रो, एक आइसोसाइनाइट्रो, एक थायोसाइनाइट्रो, एक आइसोथायोसाइनाइट्रो, एमाइडो, एसीटेटो, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है ऋणात्मक एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। एक चीज ध्यान देना, आपको कभी कभी क्या मिल जाएगा ONO, ये कभी कभी मिल जाएगा NO2-,
तो यह ONO क्या होता है? ओ नाइट्रो। क्या? ओ नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे? यन नाइट्रो। यन नाइट्रो या इसे इन सिंपल क्या बोलते हैं? नाइट्रो भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में बड़ा अंतर होता है, कभी इसको सेम मत समझना, ठीक ना? कभी इनको सेम मतलब एक ही मत समझ लेना, ठीक? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं। ये है बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आगे देखो नंबर 3। नंबर 3 क्या है? धनात्मक एक दंतुक लिगैंड। इन लिगैंडों पर क्या होता है? एक धन आवेश होते हैं और इनके नाम के अंत में क्या होता है? इयम होता है। क्या होता है? इयम होता है धनात्मक वालों में। जैसे बात करें तो नाइट्रोनियम। क्या? नाइट्रोनियम या NO2 प्लस। फिर उसके बाद नाइट्रोसोनियम, ठीक है? नाइट्रोसोनियम। फिर हाइड्रॉक्सीनियम, ठीक ना? ये सभी क्या है? धनात्मक वाले हैं। इनमें क्या है? धनात्मक और धनात्मक वाले बहुत ज्यादा नहीं है, धनात्मक वाले बहुत ज्यादा नहीं, ये भी जानते हैं। और आप आ गया द्विदंतुक लिगैंड। द्विदंतुक लिगैंड क्या होता है? इन लिगैंडों में दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे आपके सामने क्या है? आर्जेलेट होता है, आर्जेलेट। ये क्या है? इनमें दो दाता परमाणु क्या है? होते हैं। जैसे C से O माइनस माइनस, ठीक? तो इसमें क्या है? ध्यान देना, इसमें ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऐसे। ये भी ऑक्सीजन दाता परमाणु, ये भी ऑक्सीजन दाता परमाणु। दोनों के दोनों क्या होंगे? ऑक्सीजन क्या है? दाता समूह है। दोनों के दोनों ऑक्सीजन क्या है? इसमें दाता समूह है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के द्विघात मान को दे सकते हैं। अभी इन लोगों को इनको अभी हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे ना, इनकी कहानी और समझ में आएगी। और बहुत जैसे है ईयन। क्या है? ईयन, जिसे बोलते हैं हम लोग इन जनरल एथिलीन डायमीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन डायमीन, ठीक ना? शॉर्टकट में ईयन से डिनोट करते हैं। इनका सूत्र होता है NH2CH2CH2NH2। इसमें जो NH2 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों के दोनों क्या है? दाता परमाणु है, यानी कि क्या हो गया? द्विदंतुक लिगैंड कहलाएगा, ठीक? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग इनको देखिएगा। क्या देखिए आपके सामने है। अब क्या आ गया? त्रिदंतिक लिगैंड। क्या? त्रिदंतिक लिगैंड, ठीक ना? यहाँ तो दिया है बहुत, लेकिन द्विदंतु के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? बहुदंती लिगैंड बोल देते हैं, ठीक ना? तो त्रिदंती क्या है? देख लो, जिसमें क्या है? ये वाला लिगैंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH है। तो इसमें क्या है? तीन दाता समूह है और यहाँ पर भी, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो तीन दाता समूह है, तो क्या हो गया? त्रिदंतिक लिगैंड। फिर चतुर्दंतिक लिगैंड क्या है? यहाँ पर देखो, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। ये क्या है? चार दाता समूह है। इसे ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन बोलते हैं, ठीक ना? ये क्या हो जाएगा? चतुर्दंतुक लिगैंड, ठीक ना? टेट्राडेंटेड लिगैंड। फिर आगे क्या आ गया? देखो पंचदंतुक लिगैंड, ठीक है? जिसमें क्या होंगे? पांच दाता समूह होंगे। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ क्या है? और आगे है क्या? ये इसका एग्जाम्पल है। पांच दाता समूह वाला कौन सा है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, दोनों के दोनों क्या है? दाता समूह है। तो ये दोनों और ये तीन, तीन दो पांच हो गए। तो वह होगी जिसमें क्या होंगे? पांच दाता समूहों को क्या कहलाएगा? पंचदंतुक लिगैंड कहलाएगा। फिर हेक्सादंतुक लिगैंड क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपके सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है? टोटल 6 दाता समूह है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हेक्सादंतुक लिगैंड कहलाएगा, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब आगे देखो क्या है, उभयदंती लिगैंड। क्या? उभयदंती लिगैंड। ठीक, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, हेक्सादंती। इसके बाद क्या आ गया, उभयदंतुक लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड क्या होता है, कुछ लिगैंड में दो प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। अब देखो दो प्रकार के कौन है, हम ये नहीं कह रहे कि दो दाता परमाणु, दो प्रकार के हम कह रहे हैं, ठीक ना, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु कार्य करते हैं, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सीएन। क्या? सीएन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीएन है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एनसी। क्या लिखते हैं, एनसी, ठीक ना। तो जब एनसी लिखते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास होता है दाता पर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होता है, दाता समूह होता है या दाता परमाणु होता है। और जब यहाँ पर सीएन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सी दाता समूह होता है। क्या? सी दाता समूह होता है, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और भी एस सी एन, एस सी एस, एस सी एन लिखे या एल सी एस लिखे, ये भी क्या हो जाता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमने चर्चा किया था, जैसे NO2। क्या? NO2 या ONO, ठीक। तो NO2 में क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर बनाने की कोशिश करें इसको, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये डबल बंध से होता है, ये उपसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। इसके पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन दाता समूह है। कौन है? नाइट्रोजन दाता समूह है, दाता समूह है। और यहाँ पर क्या है, उसको बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या जाएगी, नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बंध ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, और इस पर एक माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन दाता समूह है। तो ये दोनों देख रहे हो, NO2 और ONO, देखने में तो वही है, दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के लिगैंड बन जाते हैं। एक में क्या होगा, एक जब नाइट्रोजन दाता समूह, एक में जब ऑक्सीजन दाता समूह होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं, ठीक ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी कोई प्रॉब्लम बोलो। नहीं ना, चलो आगे। फिर क्या आ गया, ये इतने प्रकार क्या थी, लिगैंड के थे। इतना क्या था भैया, लिगैंड की बात हम कर रहे थे। तो अब क्या आ गया आगे, किलेट क्या है। क्या आ गया, किलेट क्या है। किलेट देखो क्या कर रहा है, बहुदंतित लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग करके उपसंयोजक बंध के लिए करता है तो एक वलय संरचना प्राप्त होती है। इस वलय को किलेट वलय या लिगैंड की किलेट लिगैंड कहते हैं, ठीक ना। तो ये फिर से समझिएगा, बहुदंतिक लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से, बहुदंतिक लिगैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन से क्या करेंगे, केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग करके उपसंयोजक बंध के दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग उपसंयोजक बंध के लिए करते हैं तो एक वलय बनता है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये क्या बन गया, यहाँ पर ये वलय बन गया इस तरीके से, ये ठीक, ये क्या बन गया, वलय बन गया। तो ये क्या हो गया, ये किलेट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, किलेट कहलाता है। और भी आपके सामने नीचे एग्जांपल, ठीक, ये भी एग्जांपल है आपके सामने। तो ये तो रही इतनी कहानी। अब बात करें हम लोग क्या, उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगैंडों द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंध की कुल संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजक संख्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे अब CuNH3 का होल फोर्स 2+ में कॉपर की उपसंयोजक संख्या कितनी है, 4।
जितना यहाँ पर लिगेंड जुड़ा हो वही क्या हो गई, उपसंयोजक संख्या हो गई, क्योंकि उतना ही बल ये बनाएगा। इन सिंपल। और बाकी अभी तो आपको हम बताएंगे। और देखो यहाँ पर AgCl में Ag की उपसंयोजक संख्या कितनी है, 2, क्योंकि जितना लिगेंड जुड़ा रहेगा वही उसकी उपसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसा हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अभी हमने क्या किया था आपको बताया था। क्या देखो ये n क्या है, उपसंयोजक संख्या, समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या, इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो जितना लिगेंड है L फॉर लिगेंड, जितना लिगेंड रहेगा ये क्या है, लिगेंडों की संख्या है, जितना लिगेंड रहेगा वही उसकी उपसंयोजक संख्या कहलाएगी, ठीक ना। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर समन्वय मंडल या आयनिक मंडल क्या है, समन्वय मंडल या आयनिक मंडल हमने आपको बताया है क्या है, जो क्या बोलते हैं वर्गाकार कोष्ठक, देखो यहाँ पर है, इसे वर्गाकार कोष्ठक में रखकर प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यही प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसके आगे जो है कहानी भैया कल होगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा देंगे तो भी ठीक नहीं है। तो कल हम लोग क्या करते हैं, आगे कहानी पढ़ाते हैं। जितना आज पढ़ाया है इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 4 नंबर आ सकता है, 2 से 4 नंबर आ सकता है। क्या, पहली बात तो किलेट पूछ लेगा, किलेट क्या है, ठीक। और उधर जो हमने समन्वय संख्या बताया क्या है, समन्वय संख्या पूछ लेता है 1 नंबर में, समन्वय संख्या क्या है उदाहरण द्वारा समझाइए। और लिगेंड से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, कई प्रकार के बताए ना, इन सभी में से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी को आगे प्रोसीड कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।